Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture with the name of Allah. Students, we were studying the chapter number 5, which is database resource management. And till yet, we have studied different topics of the chapter. Like in previous lectures, we studied external database, distributed database, operational database, data resource management, and many other things. तो आज जो है वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर अपने इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई थिंक डेटा वेयर हाउस हमारी लास्ट टाइम पे जो थी वो बिल्कुल एंड वाली स्लाइड थी। यहीं से जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। डेटा मार्ट की हम अगर बात करें तो डेटा मार्ट मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि डेटा वेयर हाउस के अंदर एक सबसेट होता है, एक स्पेसिफिक बिजनेस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एचआर डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट का जो सेपरेट एक डाटा होगा, जो उसकी एक सब डिवीजन होगी, जो हर डिपार्टमेंट का आपके लिए एक सबसेट होगा डाटे का, वो डाटा मार्ट होता है। डाटा मार्ट में रिपोजिटरीज होती हैं। रिपोजिटरी क्या होती है? यानी आप कह लें कि एक डाटा, एक शेड्यूल्ड जो है ना वो डिटेल्ड डाटा होता है। यानी रिपोजिटरी हम कहते हैं कि आपने एक सेक्शन या एक सेट बना के डाटा का रखा हुआ है जिसके अंदर समराइज डाटा होता है, और वो इसलिए कलेक्ट किया जाता है कि आप एक स्पेसिफिक सेक्शन पे या एक यूनिट के लिए उसको एनालाइज कर सकें। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का डाटा हो सकता है, इन्होंने यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का डाटा की एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल ईयर 2020 के अंदर कम ABC कंपनी के अंदर जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका क्या डाटा है। अब उसके अंदर ये आ जाएगा कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं,
कितनी सैलरी विड्रॉ करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया, उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट्स आ जाएंगी इसके अंदर। इसी तरह से उनकी जो है वो आप कह लें कि जो एक उनका जो पूरी की पूरी जॉब ड्यूटीज हैं या जो उनकी एक्टिविटीज हैं, जो जो आप कह लें कि उनके ऊपर उनके सुपरवाइजर ने रिपोर्ट जनरेट की है, वो आ जाएगी। तो लिहाजा क्या होगा कि सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर फिर आपकी सेल्स का रिकॉर्ड आएगा, कितने प्रोडक्ट्स की आपने सेलिंग की, कितने बैचेस की आपने सेलिंग की, किस प्राइस के ऊपर सेलिंग की, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, और कितने रिसोर्सेज आपने रिक्वायर किए, क्या क्या आपके रेवेन्यूज थे और क्या क्या आपके एक्सपेंडिचर्स थे। तो डेटा मार्ट के अंदर हम हर डिपार्टमेंट की, हर डिवीजन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या जो उसकी रिपोजिटरी है उसको एक तरह से स्टोर कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज दैट डाटा इन फ्यूचर एंड टेक सब्सिक्वेंट डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा। जी, गेटिंग माय पॉइंट समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखें, एप्लीकेशंस एंड डाटा, और आगे है मार्ट्स, जैसे ईआरपी। ईआरपी क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके बारे में इंशाल्लाह हम एक पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे अपने फाइनल्स के अंदर। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो सेशनल मार्क्स हैं, डेट मार्क्स आर कंप्राइज्ड ऑन टू बेसिक थिंग्स। नंबर 1, क्लास पार्टिसिपेशन विच हैव 5 मार्क्स इक्वली फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में, उनके वो 5 मार्क्स फिर 5 आउट ऑफ 5 या 4 आउट ऑफ 5 आ जाएंगे। इसी तरह से जो रिमेनिंग 15 मार्क्स ऑफ सेशनल हैं, डेट आर लिंक्ड विद योर प्रेजेंटेशन, यानी आप जो प्रेजेंटेशन देंगे उसकी बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके क्या होगा कि आपका जो सेशनल रिमेनिंग 15 मार्क्स हैं वो लगाए जाएंगे। तो जो हमारी प्रेजेंटेशंस हैं वो थ्रू आउट द फाइनल चलेंगी। अब वो किस दिन प्रेजेंटेशन होगा ये बात की बात है, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दिया करूँगा। होगा मिड टर्म के बाद, उसमें तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर मिड टर्म के बाद यानी फाइनल टर्म में जो सेकंड वीक होगा, उससे फिर हम इंशाल्लाह अपनी प्रेजेंटेशंस जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोग अपने ग्रुप्स बना लीजिए, अगर बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और प्रेजेंटेशन जो है वो उसके बारे में जो फर्दर डिटेल्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मिड के बाद बताऊंगा। अभी आप लोग रिलैक्स होके मिड की तैयारी करें और मिड का एग्जाम दें। मैंने किसी किस्म का आपको बर्डनाइज नहीं किया। पूरे सेमेस्टर में कोई असाइनमेंट, कोई क्विज, कोई प्रेजेंटेशन, कोई टास्क मैंने आपको नहीं दिया। और मैंने लेक्चर्स भी बहुत कम लिए हैं। मुझे पता है इस बात का कि मैंने बहुत कम क्लासेस ली हैं आपकी, काफी सारे लेक्चर्स मैंने स्किप किए हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहती है मिड टर्म्स के अंदर, तो इट विल बी अ ग्रेट प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। तो ये इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, और मिड के बाद अटेंडेंस को इंश्योर करना है, मैंडेटरी बनाना है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा हमारा जो सिलेबस है वो एडवांस हो जाएगा। अभी तो हम ये बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं ना। एप्लीकेशंस एंड डाटा, जैसे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है, यानी एक ऐसा सिस्टम का सॉफ्टवेयर जिसके जरिए आपके सब डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड हैं और जिसके ऊपर वो अपना डाटा स्टोर भी कर रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो सॉफ्टवेयर सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो ओरेकल भी हो सकता है, वो सैप भी हो सकता है, SAP सैप, और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स के इंडिजिनस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल्स फोर्स का एक सॉफ्टवेयर होता है, मार्केटो के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, क्विक बुक्स या पीच ट्री के नाम से 2 डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होते हैं। ये सारी चीजें हमारी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की कैटेगरी में आएंगी। इन्वेंट्री की जो डिटेल्स हैं आपकी, लॉजिस्टिक्स यानी आपकी ट्रांसपोर्टेशन, शिपमेंट, आपकी लोडिंग अनलोडिंग, इंश्योरेंस, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये सब चीजें शिपमेंट में आएंगी।
परचेजिंग यानी आपकी रिप्लेनिशमेंट, आपकी एक्विजिशंस, आपकी रिटर्निंग, कितनी चीजें आपने रिटर्न की हैं और कितनी चीजें परचेज की हैं, और सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारे आपको डाटा प्रोवाइड कर रही होती हैं। इन सब सोर्सेज से हमें डाटा मिल रहा होता है। दैट पर्टिकुलर डाटा इज स्टोर्ड इन योर डाटा वेयर हाउस, एंड देन फ्रॉम दिस डाटा वेयर हाउस multiple subsets or subdivisions of data are created. For example, the data of finance department, marketing department, sales, accounting, management reporting, the data which is required for the research, data for IT department, data for supply chain department, data for operations department, and there can be many other departments as per the capacity and size of the organization. Now, let's move forward. What is data mining? Data mining एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप यूजेबल डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी इसे आप निकाल रहे होते हैं फ्रॉम अ लार्जर सेट ऑफ एनी रॉ डाटा, किसी भी रॉ डाटा में से, यानी अनक्लासिफाइड डाटा में से, यानी अनअरेंज डाटा में से, यानी अनप्रोसेस्ड डाटा में से आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं यूज के लिए, और जो कि एक लार्जर सेट में होता है, यानी जिसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। It implies analyzing data patterns in large batches of data using one or more software. एक या एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा के पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं और फिर डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? फाइंड रूट काज ऑफ क्वालिफाई और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, यानी जब आपने ये चेक करना है कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या डिफेक्ट आ रहा है, या जो डिफेक्ट आ रहा है इसकी रीजन क्या है, जो फ्लॉ है या जो एरर आ रहा है उसकी रीजन क्या है। इसका मतलब है कि जो डाटा आपके पास मौजूद है वहीं पे आपकी कमांड गलत है, या फिर आप ये समझ लें कि जो डाटा आपने एक तरह से प्रोवाइड किया गया था उसमें कोई मिस्टेक या एरर हो सकता है। तो जब आपने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है तो फिर हम डाटा माइनिंग की तरफ जाएंगे। जब हमने कस्टमर लॉस को प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है, डॉज करना है, यानी इससे हमने इसके चांसेस को मिनिमाइज करना है, तो क्या करेंगे? डाटा माइनिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि कस्टमर जब आपका लूज उसी सूरत में होगा जब आपका कोई इफेक्ट डिफेक्ट या कोई एरर या कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा है, तो कस्टमर आपको छोड़ के चला जाएगा। as well as when you have to acquire new customers, उसके लिए भी आपको डाटा माइन करना पड़ेगा। क्रॉस सेल टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, क्रॉस सेलिंग क्या होता है कि कस्टमर जो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसको आपने दूसरा प्रोडक्ट भी सेल करना है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर जो कि पेप्सी से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक परचेज करता है, यानी पेप्सी या सेवन अप या माउंटेन ड्यू या स्टिंग, ये कोई भी वो बेवरेज परचेज करता है। अब पेप्सी का ही ब्रांड है लेज, पेप्सी ने उसको लेज भी सेल करना है, इससे हम कहेंगे ये क्रॉस सेलिंग है कि कस्टमर सिर्फ एक शॉप पे जाके पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक परचेज ना करें बल्कि वो लेज का पैकेट भी परचेज करें। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे आप कह लें कि अगर आप जो है वो कोई ऐसी कंपनी से कोई चीज परचेज कर रहे हैं, जैसे आप अगर कहीं से शर्ट परचेज कर रहे हैं तो वो कंपनी चाहेगी, जैसे आपका यूनिवर्थ है या लॉरेंसपुर है या इसी तरह से जे डॉट है, आपका गुल अहमद है, तो यहाँ से अगर आप एक आइटम परचेज कर रहे हैं, एक कोट परचेज कर रहे हैं, तो वो कहेंगे आप ड्रेस भी परचेज करें। उनकी कोशिश होगी कि आप वहां से कोई टाई भी परचेज करें। तो क्या होता है, इसे हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। एक कस्टमर, one customer that is already purchasing one product from a particular company, when the company tries to sell other products to the same customer, then it is called cross selling। ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए आपकी बेसिक इनपुट क्या होगी? हमें बेसिक ड्राइवर क्या चाहिए? वो ड्राइवर डाटा है जो हमें क्या बताएगा? डाटा जो पैटर्न्स को बताएगा। अभी हमने डिस्कस किया है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, फैशंस क्या चल रहे हैं आजकल, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कौन सी चीज जो है वो मार्केट में इन है, कहते हैं ना ये चीज बड़ी इन है,
तो इन होने से मुराद ये है कि किस चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो इन पैटर्न्स को स्टडी करने के बाद हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कस्टमर की नीड क्या है। फिर हम अपने प्रोडक्ट्स को वैसे टेलर करके, यानी कस्टमाइज करके, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रेजेंट करते हैं और उनको सेल करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को। और कस्टमर्स की प्रोफाइल को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सेव करना, यानी सर कस्टमर के आपकी बारे आवाज में। नहीं आ रही। जी बेटे, बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है सर आवाज। आ रही है सर। ओके। प्रोफाइल कस्टमर्स विद मोर एक्यूरेसी, यानी कस्टमर्स को प्रोफाइल करने से मुराद ये है कि उनके डाटा को स्टोर करना है आपने एक्यूरेसी के साथ, यानी और इसके अलावा उनके डाटा के अंदर एडिशन करना है। जितना ज्यादा डाटा किसी कस्टमर के बारे में आपको पता होगा, उतना ही ज्यादा आप एक्यूरेसी के साथ उस कस्टमर के रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। हमें अगर कस्टमर का सिर्फ नेम पता है, उसका होम एड्रेस पता है, हम कैसे उसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता है कि पिछले एक मंथ में उसने कौन कौन से ब्रांड से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू टारगेट दैट पार्टिकुलर कस्टमर विद आवर प्रोडक्ट्स। यानी हम उसके प्रेफरेंसेस को या उसकी टेस्ट को जान चुके हैं। अब हम उसके अकॉर्डिंगली उसको एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे या सोशल मीडिया उसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू टारगेट करेंगे। 1-to-1 मार्केटिंग हो सकती है, और आप कह लें कि डोर टू डोर मार्केटिंग होती है, या टेली मार्केटिंग होती है जो आप स्मार्टफोन और ईमेल के जरिए करते हैं। तो क्या हो सकता है कि डेटा माइनिंग के जरिए हमने कस्टमर्स को एक्वायर करना होता है, कस्टमर्स को लॉस करने से प्रिवेंट करना होता है, रोकना होता है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग करनी होती है, और उनकी प्रोफाइल को मजीद एक्यूरेट बनाना होता है। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग के अंदर क्या था कि डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है इंडिपेंडेंट फाइल्स के अंदर, यानी जैसे आज हम करते हैं, या आम तौर पे जो ट्रेडिशनली हम लोग कर रहे हैं। मैंने अपने लैपटॉप के अंदर हमने डाटा को स्टोर कर दिया, उसको ऑर्गेनाइज करके उसको जो है वो इंडिपेंडेंट फाइल्स के अंदर सेव कर लिया। Each business application designed to use specialized data file containing specific types of data records. हर जो बिजनेस की एप्लीकेशन है उसका अपना अलग अलग डाटा जो है वो स्टोर हुआ है। डाटा कंबाइन करके आपने स्टोर नहीं किया हुआ, उसे हम ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी कन्वेंशनली या रवायती तौर पे फाइल्स को हम कैसे स्टोर करते थे, डाटा को हम कैसे स्टोर करते थे, तो वो ये होता था कि हर सॉफ्टवेयर की या हर डिपार्टमेंट की या फिर हर प्रोग्राम की हर प्रोसेस का अलग अलग फोल्डर्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे डाटा स्टोर करके रखा जाता था। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि डाटा रिडंडेंसी होती है, यानी डाटा की रेपिटेशन होती है। एक फाइल है जिसकी 10 लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो वो 10 लोगों ने अपने पास स्टोर किया हुआ अपने अपने लैपटॉप में, बजाय इसके कि सेंट्रल वेयर हाउस में वो फाइल रखी जाए, हर पर्सन ने अपने अपने पास वो फाइल रखी हुई है। इसका क्या मतलब हो रहा है? डाटा की रेपिटेशन हो रही है। अब हर कोई उसमें चेंजिंग करेगा तो वो किसी के पास कोई और फाइल होगी, किसी के पास कोई और फाइल होगी। डाटा की इंटीग्रेशन नहीं होती है, डाटा कंबाइन नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा, यानी कि आप उसको मिला के नहीं रख सकते, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। डाटा डिपेंडेंस ज्यादा हो जाएगी। जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर होंगे, जितनी ज्यादा डिवाइसेस होंगी, उतनी ही ज्यादा फाइल्स आपको डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर करनी पड़ेंगी। क्योंकि एक सेंट्रल हमारे पास वेयर हाउस तो नहीं है ना, ये वेयर हाउस से पहले की बात कर रहे हैं, जब डाटा वेयर हाउस का कंसेप्ट नहीं था, या जब डाटा मार्ट्स का कंसेप्ट नहीं था, यानी जो रवायती बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या होता था प्रॉब्लम्स के अंदर? जो लास्ट प्रॉब्लम है वो ये कि लैक ऑफ डाटा इंटीग्रिटी और इंटेग्रिटी और स्टैंडर्डाइजेशन। डाटा की इंटेग्रिटी नहीं रहती थी, यानी डाटा के अंदर एक तरह से करेक्टनेस नहीं रहती थी, एक्यूरेसी नहीं रहती थी, और स्टैंडर्डाइज्ड डाटा नहीं था। स्टैंडर्डाइज से क्या मुराद है कि एक यूनिफॉर्म डाटा, यानी हर जगह पर हर किसी के पास सेम डाटा नहीं होता था, उसके अंदर चेंजेस आ जाती थी। स्टैंडर्डाइज्ड डाटा से मुराद ये है कि हर जगह पर एक ही होमोजेनियस डाटा हो, यानी एक ही तरह का डाटा सब लोगों के पास हो, सब फाइल्स में हो। वो कैसे हो सकता है? जब उनका सोर्स एक होगा, एक डाटा वेयर हाउस से हर पर्सन एक्सेस करेगा,
तो वो स्टैंडर्डाइज डाटा होगा। वहां से जो भी पर्सन किसी फाइल को एक्सेस करेगा वो सबको एक ही फाइल मिलेगी। लेकिन अगर 10 लोगों ने अपने पास एक ही फाइल को डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, ये चले डिफरेंट लैपटॉप्स के अंदर स्टोर किया हुआ है, तो हर कोई उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजिंग कर सकता है। किसी के पास वो फाइल डिलीट हो सकती है, किसी के पास ओवरराइट हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें आती थी डाटा वेयर हाउसिंग से पहले और डाटा माइनिंग से पहले या डाटा मार्ट्स बनाने से पहले, जब हम ट्रेडिशनली या रवायती तौर पे फाइल्स की प्रोसेसिंग करते थे। डेटाबेस मैनेजमेंट की अप्रोच क्या है? विद द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, यानी मॉडर्न जो मेथड्स हैं उनकी ये फाउंडेशन है, यानी उनकी ये बुनियाद है जिसकी बेसिस पे आप आज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा को मैनेज कर रहे होते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच कहती है कि डाटा को कंसोलिडेट किया जाए, यानी डाटा को कंबाइन किया जाए, उसको गैदर किया जाए इकट्ठा, यानी उसको मिला कर रखा जाए, ना कि जिस तरह से पास्ट में होता था कि सेपरेट फाइल्स बनाई जाती थी, जो बात हमने अभी डिस्कस की है। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग में क्या होता था कि सेपरेट फाइल्स होती थी किसी भी डेटाबेस की, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच ये कहती है कि डाटा को कंसोलिडेट करके रखना चाहिए, आपको इकट्ठा करके मिला के रखना चाहिए, मुख्तलिफ सोर्सेज पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर उसको नहीं होना चाहिए। डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी उस डाटा को हर पर्सन अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम से या अपने कंप्यूटर सिस्टम से एक्सेस कर सके। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा वो एक सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइंड है, यानी एक सॉफ्टवेयर है और एक पैकेज है। पैकेज कहते हैं एक कंप्लीट यूनिट को। जैसे जैसे अगर हम इंटरनेट के पैकेजेस की बात करते हैं या कॉल के पैकेजेस की बात करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, आपको बताया जाता है इस डेट से लेके इस डेट तक इतने मिनट्स आपके पास हैं या इतने एमबीज इतने जीबीज आपके पास हैं, और उसको चेक करने के लिए आपके पास एक ये कोड है, इसको आप यूज करके चेक कर सकते हैं कि कितने एमबीज या कितने जीबीज या कितने मिनट्स आपके पास रहते हैं, जो हम एक सिम पे अपना पैकेज लगाते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है कि आप कह लें कि जो है वो पूरी की पूरी जो डिटेल होती है ना, वो सारी की सारी आप कह लें कि उसके अंदर हमें बताई जाती है एसएमएस के थ्रू। अच्छा जी, इसी तरह से आप देखें कि जब हम पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं और जो एक मैकेनिज्म के साथ चल रहा होता है। मैकेनिज्म किसे कहते हैं? एक सिस्टम के साथ। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं और डाटा को प्रिजर्व कर सकते हैं। इफ यू पीपल कैन रिमेंबर आवर लास्ट लेक्चर, we discussed the qualities of a data. I mean, what are the things that are required to ensure the fitness or quality of the data? There were two things. Number one, the content, and the number two was preservation एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा, यानी कि डाटा जो उसका कंटेंट है अगर वो होगा तो इसका मतलब है कि क्वालिटी डाटा होगा। अगर उसका कंटेंट खराब होगा, उसमें एरर्स होंगे, फ्लॉज होंगे, लिमिटेशंस होंगी, इसका मतलब है कि उसका जो कंटेंट है वो फ्लॉड है, यानी वो फॉल्टी है। इसी तरह से डाटा की रिट्रीवल प्रेजर्वेशन से मुराद ये था कि डाटा को स्टोर हमने किया हुआ है, लेकिन जिस वक्त जिस अथोराइज पर्सन को उस डाटा को रिट्रीव करना है, he or she can easily retrieve the data on the spot. यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम होगा ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होगा, कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है। अब वो बेशक आप एक्सेल का सॉफ्टवेयर ही क्यों ना ले लें, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर ही क्यों ना ले लें, छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर जो सब लोग यूज करते हैं, अगर इसके ऊपर भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है या इसके जरिए अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रही है,
तो इसे भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। और ऑब्वियसली ये एक सॉफ्टवेयर है, तो इसके जरिए क्या होगा कि आप जो है वो डाटा को इजीली मैनिपुलेट यानी उसको चेंज कर सकते हैं। या वैसे मैनिपुलेट जो है वो किसी चीज के अंदर खराबी पैदा करने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, किसी को टेम्पर करना, फजिंग करना डाटा के अंदर। लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन की या डाटा की आप कह लें रिफाइनिंग की बात हो रही है, रीडिजाइनिंग की बात हो रही है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें डाटा को आप रिट्रीव भी कर सकते हैं, जिसके अंदर डाटा को आप अपनी मर्जी से अरेंज भी कर सकते हैं, और डाटा को के जो कंटेंट है यानी जो उसकी क्वालिटी है उसको भी इंश्योर कर सकते हैं अपने डाटाबेस के अंदर। जी स्टूडेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चन टिल येट? जी बेटे बोलें। जी, उसमें चेंजिंग कर रहे हैं आप, चेंज करने में आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर एरर्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो है वो एक तरह से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यानी आप उसमें कुछ चीजें डिलीट करके कुछ न्यू चीजें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच। लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। वो कह रहे हैं कि जब आपकी कोई इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी से मुराद क्वेरी की बात हो रही है, यानी क्वेश्चन की बात हो रही है, मुझे कोई फाइल चाहिए, मुझे किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाऊंगा, वहां से मैं उस क्वेश्चन का आंसर लूंगा। इसी तरह से जो कस्टमर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में होती हैं। वो अकाउंट्स के थ्रू भी हो सकती हैं, वो सेविंग अकाउंट्स के थ्रू हो सकती हैं, चेकिंग अकाउंट्स के थ्रू, इंस्टॉलमेंट लोन प्रोग्राम के थ्रू। ये इन्होंने 3 एग्जांपल्स दी हैं। इसके अलावा कस्टमर की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया है, जो कस्टमर ने फीडबैक दिया या जो कंप्लेंट की है, जो कस्टमर की का क्लेम आया वारंटी के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारी कस्टमर की ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। वो सारे का सारा डाटा कहाँ जाएगा? आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाएगा। इसी तरह से जो कस्टमर का डेटाबेस है, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाएगा और कुछ इंफॉर्मेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कस्टमर डेटाबेस में आएगा। देखिए डबल एरो लगा हुआ है, आप देखें दोनों तरफ इस एरो का हेड है, यानी डाटा आ भी रहा है और जा भी रहा है। अब चेकिंग अकाउंट डाटा, सेविंग अकाउंट डाटा, इंस्टॉलमेंट लोन डाटा, अदर कस्टमर डाटा, any kind of data which is related to the customer must be protected or saved in the customer database। तो वो कस्टमर डेटाबेस के अंदर आपका डाटा सारा स्टोर हो जाएगा। जबकि जो आपका मेजर डाटा है यानी कलेक्टिव डाटा है यानी कंबाइंड डाटा है, जिसकी बेसिस पे आपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जिसकी बेसिस पे आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, जो आपकी रूटीन में इस्तेमाल होने वाला डाटा है, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो आप कह लें कि एक्सेसिबल डाटा आपके एम्प्लॉयज के लिए, वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी वो एक सॉफ्टवेयर है जिसने उस सारे डाटा को स्टोर किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हो सकता है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हो सकता है। एनबीएस में क्या होता है, आपका जो रिजल्ट होता है या जो डेट शीट होती है या जो टाइम टेबल होता है, वो एक्सेल के ऊपर बनाया जाता है और फिर उसको रोटेट कर दिया जाता है डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, या उसको प्रिंट निकाल के एनबीएस के बिल्डिंग के अंदर आपके जो नोटिस बोर्ड है वहां पर लगा दिया जाता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं? इन मेन फ्रेम एंड सर्वर कंप्यूटर सिस्टम्स सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इज यूज्ड टू। जो मेन फ्रेम सिस्टम होते हैं यानी जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनका काम बाकी सारे कंप्यूटर्स के साथ, बाकी सारे नेटवर्क्स के साथ कनेक्शन डेवलप करना होता है, और जो सर्वर कंप्यूटर होता है, सर्वर किसे कहते हैं? हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो कि एक तरह से हेड कंप्यूटर होता है, यानी जिसने बाकी सब सिस्टम्स के दरमियान एक आप कह लें कि कनेक्शन डेवलप करना होता है, और जिसने जो है वो उन सब की मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस करनी होती है सारे सिस्टम की आपकी। जैसे आपकी क्लास का जो सीआर होता है,
आप समझ लें वो आपका एक सर्वर होगा, यानी एक जो सीआर कंप्यूटर होगा, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव कंप्यूटर होगा, सारे कंप्यूटर्स की जो नुमाइंदगी करेगा, उसे हम सर्वर कंप्यूटर कहेंगे। उसके थ्रू आप अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेज को यूज करते हैं, और आप क्रिएट करते हैं न्यू डेटाबेस को और डेटाबेस एप्लीकेशंस को। आप मेंटेन करते हैं द क्वालिटी ऑफ डाटा को विच इज स्टोर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस, एज वेल एज यू यूज दैट database for an organization to provide information needed by end users, यानी जो आपके end users हैं उनको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। यानी इस सिस्टम के थ्रू हम 3 तरह के काम कर रहे होते हैं। डाटा की क्रिएशन है, न्यू डाटा आता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा, न्यू कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो डाटा आप स्टोर करते जाएंगे, न्यू प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, वो डाटा स्टोर होता जाएगा, न्यू एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, उनका डाटा स्टोर होगा। अब मैं एक न्यू एम्प्लॉय की बात करता हूं तो उसमें उस एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन भी है, उसकी ट्रेनिंग भी है, उसकी जेडी यानी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी है, उसमें उस एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस भी है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी हैं, उसका करंट सुपरवाइजर भी है, उसके अलावा उसके जो आप कह लें कि टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हैं, उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं, मतलब ढेरों चीजें इसमें आ जाएंगी। जब आप किसी एक कस्टमर की बात करते हैं, किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसी एम्प्लॉय की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड यानी उसके 360 डिग्री के ऊपर जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सब की जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पे आ जाएगी। तो इस तरह से डेली जो है वो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एप्पल है या माइक्रोसॉफ्ट है या टेस्ला है या फूड पांडा है, डेली जो है वो आप कह लें कि थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का न्यू डाटा क्रिएट हो रहा होता है। और कस्टमर्स का ही नहीं, आपके प्रोडक्ट्स का भी, आपके सप्लायर्स का भी, गवर्नमेंट का, आपके स्टेक होल्डर्स का, आपके बेशक वो इंटरनल स्टेक होल्डर हैं या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं। फिर उस डाटा की क्वालिटी की मेंटेनेंस को जो इंश्योर करना है, ये भी उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। सिमिलरली उसकी यूटिलाइजेशन, ऑब्वियसली इतनी एफर्ट हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम डाटा को यूटिलाइज कर सकें या हम डाटा को जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे उसके इस्तेमाल को कौन आप कह लें कि करेगा, कौन उसको यूज करेगा? आपका एम्प्लॉय यूज कर सकता है या फिर आपके कस्टमर यूज कर सकते हैं। बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो आपकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी। वो डाटा आप अपने कस्टमर की एक्सेस के लिए रख रहे होते हैं कि कस्टमर उस डाटा को जो है वो यूटिलाइज कर सके, कस्टमर उस डाटा को इस्तेमाल कर सके। तो जो यूजेज है वो आप कह लें कि एक तरह से उसके लिए डाटा को अवेलेबल बनाने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेजर फंक्शंस, कौन कौन से इसके मेजर फंक्शंस हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इसके डबल एरो है डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ और डेटाबेस का भी डबल एरो है इनके साथ। यानी ये वो क्या कह रहे हैं, पूरे एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आपके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, जो आपकी डाटा की मैनेजमेंट है, जो आपकी एप्लीकेशंस हैं या जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके थ्रू डाटा स्टोर हो रहा होता है। और वही 3 एक्टिविटीज that we have studied already in the previous slide के डाटा की क्रिएशन, डेटाबेस एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटाबेस मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी की एंश्योरिटी, क्वालिटी को एंश्योर कर रहे हैं, और डेटाबेस इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन से क्या मुराद है? इंटेरोगेट जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी की, उसे हम इंटेरोगेशन कहते हैं। जैसे आपने किसी से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कहीं से कोई मालूमात हासिल करनी है, तो आप क्या करते हैं, उसको डिग आउट करते हैं, किसी चीज को, किसी चीज की इंफॉर्मेशन को ड्रिल डाउन कर रहे होते हैं, यानी उसको उसकी माइनिंग कर रहे होते हैं। यूजेज के अंदर भी यही होता है कि जब आपने डाटा की यूजेज करनी है, इसका मतलब है कि हम सारे डाटा को इंटेरोगेट करेंगे,
यानी हम उस डाटा को माइन करेंगे, जैसे डाटा माइनिंग अभी हमने पढ़ी है, यानी हम उस डाटा को एक्सप्लोर करेंगे, हम उसको डिग आउट करेंगे, सर्च करेंगे, ड्रिल डाउन करेंगे until and unless we reach our required data। यानी उस वक्त तक जब तक हमें हमारा रिक्वायर्ड डाटा मिल नहीं जाता, हम उस डाटा को इंटेरोगेट करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो इसे हम कहेंगे डाटा यूजेज की बात हो रही है। तो तीन जो हैं वो मेजर फंक्शंस हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, और इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने कोई बड़ा हाई फाई लेवल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। सिंपल जो सॉफ्टवेयर रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं वो भी इसमें यूज हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जी, डाटा मेंटेनेंस क्या होती है? डाटा मेंटेनेंस मुराद ये है कि विच इज accomplished by transaction processing systems and other applications with the support of database management system। यानी डाटा मेंटेनेंस को आप अकम्प्लिश कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू और दूसरी एप्लीकेशंस के थ्रू। यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितनी भी ट्रांजैक्शंस प्रोसेस में हैं उसकी बात हो रही है। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो क्या होगा, आप उसका रिकॉर्ड रख लेंगे, आप उस ट्रांजैक्शन को स्टोर कर लेंगे। जो डाटा आपको मिल रहा है उस ट्रांजैक्शन की मदद से, वो आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू आपकी अकम्प्लिशमेंट है या फिर आपकी अचीवमेंट है। और दूसरी एप्लीकेशंस कौन सी एप्लीकेशंस हैं? यानी जो दीगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बेशक आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका टेलीग्राम या सिग्नल का ग्रुप हो सकता है, आपकी ईमेल के जरिए आप जो आपके एम्प्लॉयज या कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा जो डाटा है, आप कह लें कि जब आप उसे स्टोर कर लेते हैं तो हम उसकी बात करें कि विद द सपोर्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उसके डाटा को हम स्टोर कर रहे होते हैं और उसको मेंटेन कर रहे होते हैं।
जी, तो हम बात करते हैं कि डेटाबेस मेंटेनेंस क्या होती है। जैसे हमने बात की है डाटा क्रिएशन के बारे में, मैंने आपको बताया है। डाटा मेंटेनेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो डाटा मेंटेनेंस आप किस तरह से अकम्प्लिश करते हैं, डाटा को कैसे मेंटेन करते हैं। आप ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू डाटा को मेंटेन करते हैं। जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शंस आती जाती हैं, आप उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं और वो डाटा आपका मेंटेन होता जाता है, यानी डाटा आपका स्टोर होता जाता है। और इसी तरह से जो आपके अदर सॉफ्टवेयर हैं या जो अदर एप्लीकेशंस हैं, उसके जरिए भी डाटा की मेंटेनेंस जो है वो हो रही होती है। यानी डाटा को एक तरह से हम स्टोर कर रहे होते हैं। और मेंटेनेंस से मुराद मैंने आप लोगों को बताया है, हम डाटा की क्वालिटी की बात करते हैं, उसकी टाइमली अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, सर उसकी जी आपकी एक्सेस आवाज की कट रही है। बात करते हैं। जी बेटे, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। सर आ रही है। ओके, तो हम ये बात कर रहे थे कि डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं। इट इज डन टू रिफ्लेक्ट न्यू बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स। यानी डेटाबेस मेंटेनेंस इसलिए की जाती है ताकि आप जो है वो न्यू बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो अदर इवेंट्स हैं, उनका डाटा भी एक तरह से ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। न्यू बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ लें क्या होता है। न्यू बिजनेस ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि हर बिजनेस के अंदर जो न्यू एक्टिविटीज जनरेट हो रही होती हैं, उसकी वजह से कुछ ट्रांजैक्शंस डेवलप होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो न्यू प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, अब उसके साथ एक पूरी डेटाबेस न्यू डेवलप होगी। यानी न्यू प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, उसके लिए आपको न्यू लेबर फोर्स रिक्वायर्ड होगी, न्यू सेट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, न्यू मशीनरीज रिक्वायर्ड होंगी। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होंगी, ये आपके न्यू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बता रहा है। यानी रूटीन से हट के हमारी जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स, ये एक्टिविटीज हो रही हैं जो हमारे लिए एक न्यू प्रोसेस है। फिर कोई न्यू मैनेजर आ सकता है, एक न्यू आपने ब्रांच ओपन किया है, या फिर आप समझ लें कि एक जो है वो न्यू हमने आउटलेट ओपन किया है, एक न्यू स्टेशन ओपन किया है, या एक न्यू जो है वो वेयर हाउस बनाया, एक न्यू फैक्ट्री बनाई है। होती है ना, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेंशन कर रही होती हैं, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही होती हैं, अपने आप को जो है वो इंक्रीज कर रही होती हैं अपने साइज को। तो इसी तरह से जो न्यू बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होंगी, उनको और उनके जो इवेंट्स हैं, उनके भी डाटा को सारे के सारे को स्टोर किया जाएगा। और उसको जो है वो डेटाबेस मेंटेनेंस के जरिए उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाएगा, उसकी एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर किया जाएगा, उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है, लास्ट चीज हमारे पास क्या है जी, अपडेटिंग एंड करेक्टिंग डाटा। यानी डाटा को आपने अपडेट करना है और करेक्ट करना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव टू मेक सम इम्प्रूवमेंट्स एंड मॉडिफिकेशंस इन द डाटा। क्योंकि कभी भी डाटा आपके पास कंप्लीट नहीं होता, या एक तरह से जो डाटा 2020 में आपने डेवलप किया है, स्टोर किया है, that data might not be sufficient for 2021। 2021 में हो सकता है कि आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़े। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास आप देख लें कि जो एक तरह से